14 अप्रैल की रात को 1912 में नॉर्थ अटलांटिक महासागर शांत था। आसमान साफ था, लगभग कोई लहर नहीं थी और उस समय के सबसे बड़े साथ ही सबसे शानदार पैसेंजर जहाजों में से एक का सफर सुचारू रूप से चल रहा था। ये था आरएमएस टाइटैनिक। जब यात्री खाना खा रहे थे, आराम कर रहे थे और बातें कर रहे थे, किसी को भी पता नहीं था कि उनके रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्गर्स हैं। टाइटैनिक के साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना होने के सिर्फ 4 दिन ही बीते थे। ये जहाज की पहली यात्रा थी जिसका गंतव्य न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका था। टाइटैनिक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के स्वामित्व में था और वही इसका संचालन करती थी। इस यात्रा में जे ब्रूस इसमें भी शामिल थे, जो जहाज का संचालन करने वाली कंपनी के सबसे उच्च अधिकारी थे। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 269 मीटर थी। इसका वजन 46,000 से अधिक ग्रॉस टन था और इसमें 9 डेक थे जो यात्रियों, क्रू, मशीनों और अन्य उपकरणों के लिए थे। उस समय इसे मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चलायमान वस्तु माना जाता था। टाइटैनिक केवल अपने आकार पर ही गर्व नहीं करता था। इसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स थीं, लिफ्ट, स्विमिंग पूल, जिम, तुर्की स्नान, बड़े डाइनिंग रूम और शानदार कमरे अमीर यात्रियों के लिए। जहाज समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ एक लग्जरी होटल जैसा था, लेकिन इसमें सवार सभी लोगों की जिंदगी एक जैसी नहीं थी। यात्रियों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास में उस समय के कुछ सबसे अमीर लोग सवार थे। इनमें जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ भी शामिल थे। वे एक अमीर अमेरिकी व्यवसायी थे। उनके साथ उनकी युवा पत्नी मैडलिन एस्टर थीं, जो उस समय गर्भवती थीं। वहां बेंजामिन गुगनहाइम भी थे, जो एक अमीर परिवार से थे, जो व्यापार के लिए जाने जाते थे। उनके साथ फर्स्ट क्लास में और भी व्यापारी, राजनेता और अमीर परिवारों के सदस्य थे। सेकंड क्लास में शिक्षक थे, पादरी, व्यापारी व अन्य पेशेवर भी थे। हालांकि उनका जहाज का हिस्सा फर्स्ट क्लास जितना शानदार नहीं था, फिर भी वो उस समय के कई जहाजों की आम सुविधाओं से बेहतर था। थर्ड क्लास में 700 से ज्यादा यात्री सवार थे। उनमें से ज्यादातर आयरलैंड से आए प्रवासी थे, स्कैंडिनेविया, लेबनान, क्रोएशिया और यूरोप और मिडिल ईस्ट के अन्य हिस्सों से। उनमें से कई ने अपना सामान बेच दिया और टिकट खरीदने के लिए अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे थे ताकि नौकरी खोज सकें और नई जिंदगी शुरू कर सकें। कुल मिलाकर टाइटैनिक पर 2,200 से अधिक यात्री और क्रू सवार थे। यात्रियों में से 300 से अधिक फर्स्ट क्लास में थे, 200 से अधिक सेकंड क्लास में थे और 700 से अधिक थर्ड क्लास में थे। उनकी सामाजिक हैसियत अलग अलग थी, लेकिन वे सभी अपने जहाज पर भरोसा करते थे। टाइटैनिक बहुत बड़ा था और इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। इन हिस्सों को डिजाइन किया गया था। डिजाइन ऐसा था कि जहाज का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर पानी न फैले। इसके आकार और आधुनिकता के कारण टाइटैनिक को बेहद सुरक्षित माना गया। कुछ अखबारों ने तो इसे लगभग न डूबने वाला भी बताया था। इसलिए 14 अप्रैल को ज्यादातर यात्रियों के पास डरने की कोई वजह नहीं थी। जहाज तेज और सुचारू रूप से चल रहा था। ये लगभग 21 नॉट्स या करीब 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। ये टाइटैनिक की यात्रा के लिए सामान्य अधिकतम गति के करीब था, लेकिन जब जहाज के अंदर लोग निश्चिंत थे, बर्फ के बारे में लगातार चेतावनियां आ रही थीं। सुबह करीब 9 बजे कप्तान एडवर्ड स्मिथ को सूचना मिली। टाइटैनिक के कप्तान कोरोनिया जहाज से संदेश मिला। इसने नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग और बड़े बर्फीले हिस्सों की चेतावनी दी थी। दोपहर 1:42 बजे बाल्टिक से संदेश आया कि जहाज के निर्धारित रास्ते के पास कई आइसबर्ग और जमी हुई बर्फ दिखी है। कैप्टन स्मिथ ने चेतावनी पढ़ी। उन्होंने यह चेतावनी जे ब्रूस स्मिथ को दिखाई और फिर जहाज के चार्ट रूम में रख दी। कुछ मिनट बाद टाइटैनिक के वायरलेस रूम में अमेरिका जहाज का संदेश आया। इसने अटलांटिक के उसी क्षेत्र में टाइटैनिक के पास 2 बड़े हिमखंड देखे, लेकिन यह संदेश ब्रिज पर मौजूद अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया। ब्रिज वो जगह है जहां कप्तान और अधिकारी जहाज की दिशा और गति को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जब कोई महत्वपूर्ण चेतावनी वहां नहीं पहुंचती, ये उनके फैसले में शामिल नहीं हो पाता। शाम करीब 7:30 बजे टाइटैनिक को एक और संदेश मिला, जिसमें बताया गया कि आगे 3 बड़े हिमखंड हैं। और जब रात के 9:40 बजे हुए, जहाज मेसाबा से सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी आई। इसका संदेश साफ था। टाइटैनिक के रास्ते में समुद्र के उसी हिस्से में कई बड़े हिमखंड और घना बर्फ है। ये चेतावनी न कप्तान स्मिथ
और न ही ब्रिज पर मौजूद अन्य अधिकारियों तक पहुंची। उस समय वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हैरल्ड ब्राइड यात्रियों के कई संदेश केप रेस, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा के संचार स्टेशन पर भेजने में व्यस्त थे। वायरलेस ऑपरेटर उस समय जहाज के सामान्य कर्मचारी नहीं माने जाते थे, क्योंकि वे मार्कोनी कंपनी के लिए काम करते थे और उनके काम का बड़ा हिस्सा यात्रियों के भुगतान किए गए संदेशों को भेजना ही था। इसी वजह से काम की अधिकता के कारण मेसाबा की चेतावनी को एक तरफ रख दिया गया। भले ही टाइटैनिक बर्फ से भरे इलाके के बहुत करीब था, इसका मतलब ये नहीं था कि खतरे के बारे में किसी को पता नहीं था। कुछ अधिकारियों को समुद्र पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की रफ्तार तेज थी, क्योंकि आसमान साफ था और समुद्र शांत था। उस समय के अधिकारियों के लिए अच्छे मौसम में आइसबर्ग देखना आसान होता है, लेकिन शांत समुद्र में छुपा खतरा होता है। लहरें आइसबर्ग से टकराकर सफेद बुलबुले बनाती हैं। ये बुलबुले बर्फ को देखने में मदद करते हैं, चाहे अंधेरा हो। उस रात न लहरें थीं, न चांद की रोशनी। आसमान साफ होने पर भी दूर काले आकार को देखना मुश्किल था। जैसे जैसे टाइटैनिक अपनी तेज यात्रा जारी रख रहा था, वैसे वैसे जहाज के अंदर भी सामान्य जीवन चलता रहा। अमीर यात्री खाना खा रहे थे, परिवार आराम कर रहा था, और जहाज के ऊपरी हिस्से में दोनों लुकआउट लगातार अंधेरे समुद्र की ओर देख रहे थे। वे अब तक आइसबर्ग नहीं देख पाए थे, लेकिन टाइटैनिक 21 नॉट से अधिक की रफ्तार से उसी की ओर बढ़ रहा था। उस समय आमतौर पर बड़े जहाज आइसबर्ग की सूचना मिलने पर तुरंत धीमे नहीं होते थे। कुछ अधिकारियों को लगता था तेज जहाज को दिशा में ज्यादा नियंत्रण मिलता है और आइसबर्ग से बचना आसान होता है, पर उस रात ये विश्वास खतरनाक साबित हुआ। टाइटैनिक के कप्तान थे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। वो 62 साल के थे और व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक थे। ये उनकी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी यात्राओं में से एक मानी जा रही थी। रात 9:20 बजे कैप्टन स्मिथ आराम करने लगे। उन्होंने ब्रिज पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक को छोड़ दिया, जो अस्थायी रूप से जहाज की दिशा और गति देख रहे थे। अधिकारी अंधेरे समुद्र पर नजर रखे थे, जबकि टाइटैनिक के अंदर जीवन शांत और खुशहाल था। फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में डिनर खत्म हो चुका था। कुछ अमीर यात्री लाउंज में चले गए, रिसेप्शन और स्मोकिंग रूम में बातचीत के लिए। बैंड की अगुवाई 33 वर्षीय इंग्लैंड के वायलिन वादक वालेस हार्ट लेकर रहे थे। वे वॉल्स, रैगटाइम और उस समय के अन्य लोकप्रिय संगीत बजा रहे थे। थर्ड क्लास में भी यात्रियों की अपनी अलग मस्ती थी। कुछ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एकॉर्डियन बजा रहे थे। उनमें से कई लोग उत्साहित थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वे जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। लेकिन रात के 11:30 बजते बजते जहाज पर धीरे धीरे शांति छा गई। कई यात्री अपनी कैबिन में सो चुके थे। बाहर बहुत अंधेरा और ठंड थी। डेक पर तापमान करीब -2 डिग्री सेल्सियस था। आसमान में चांद नहीं था, न हवा थी और न ही लहरें आइसबर्ग से टकरा रही थीं। क्रोज नेस्ट जहाज के अगले हिस्से की ऊंची निगरानी चौकी में फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली तैनात थे। वे दोनों पहरेदार थे, जिन्हें आगे किसी भी खतरे पर नजर रखने का जिम्मा मिला था। उनके पास दूरबीन नहीं थी, क्योंकि टाइटैनिक के साउथहैम्पटन से रवाना होने से पहले उसके डिब्बे की चाबी वहीं छूट गई थी। लेकिन यह भी निश्चित नहीं कि दूरबीन टक्कर टालने में मदद करती या नहीं। उस अंधेरी रात में आमतौर पर पहरेदार पहले अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे ज्यादा व्यापक क्षेत्र देख सकें। रात के करीब 11:40 बजे फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के सामने एक काली आकृति देखी। वह एक हिमखंड था। उसने 3 बार चेतावनी घंटी बजाई। इसका मतलब था कि सीधा आगे खतरा है। उसने ब्रिज को तुरंत फोन कर कहा, आइसबर्ग सामने है। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने तुरंत कार्रवाई की। उसने आदेश दिया कि टाइटैनिक को बाईं ओर मोड़ा जाए और इंजनों की गति बदली जाए। जहाज मुड़ना शुरू हुआ, लेकिन आइसबर्ग बहुत ही पास था। टाइटैनिक का अगला हिस्सा आइसबर्ग से बचा, लेकिन दायां हिस्सा पानी के नीचे आइसबर्ग से रगड़ खा गया। ये टक्कर कुछ सेकंड्स चली और ज्यादातर यात्रियों को बस फर्श पर हल्की कंपन महसूस हुई। कुछ लोग तो जागे ही नहीं। कुछ लोगों ने देखा कि डेक पर बर्फ के टुकड़े गिर गए थे। उन्हें लगा कि इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन जहाज के नीचे हालात और भी खराब थे। आइसबर्ग ने कोई लंबा कट नहीं बनाया था, बल्कि कुछ स्टील प्लेट मुड़ गईं और उनके जोड़ खुल गए। इसी वजह से पानी तेजी से जहाज के अलग अलग हिस्सों में घुस गया। टाइटैनिक में
16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे। ये जहाज तब तक तैर सकता था जब तक आगे के 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरता, लेकिन टक्कर से कम 5 कंपार्टमेंट्स में पानी घुस गया। जैसे जैसे आगे का हिस्सा भारी होता गया, पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में बहने लगा। वाटरटाइट दीवारें इसे रोकने के लिए काफी नहीं थीं। कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रयूज तुरंत ब्रिज पर लौट आए। 39 वर्षीय नौसेना वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज, जिन्होंने टाइटैनिक के डिजाइन में मदद की थी, उनके साथ थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नुकसान का निरीक्षण किया। एंड्रयूज को जहाज की बनावट अच्छी तरह से पता थी। जब उन्होंने देखा कि कितने कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया है, तो वे तुरंत समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। अब टाइटैनिक नहीं बच सकता था। एंड्रूज ने कैप्टन स्मिथ को समझाया कि जहाज लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ही तैरता रह सकता है। इसके बाद कैप्टन स्मिथ ने आदेश दिया कि लाइफ बोट्स तैयार की जाएं और यात्रियों को जगाया जाए। यहां एक और बड़ी समस्या सामने आई। टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, लेकिन इनमें केवल लगभग 1178 लोग ही आ सकते थे, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। इसका मतलब अगर सभी लाइफ बोट्स पूरी तरह भर भी जाएं, तब भी 1000 से ज्यादा लोग पीछे रह जाएंगे। टाइटैनिक ने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उस समय के ब्रिटिश सुरक्षा नियमों के हिसाब से टाइटैनिक पर जितनी जरूरत थी, उससे अधिक लाइफ बोट्स थीं। समस्या ये थी, ये नियम 1894 में बनाए गए थे। ये नियम छोटे जहाजों के समय बने थे। टाइटैनिक जैसे बड़े जहाजों के लिए अपडेट नहीं हुए थे। तब यह माना जाता था कि लाइफ बोट्स सिर्फ यात्रियों को पास के बचाव जहाज तक पहुंचाने के लिए हैं। कानून बनाने वालों ने नहीं सोचा था कि कभी किसी बड़े जहाज पर सवार सभी लोगों को एक साथ समुद्र के बीच निकालना पड़ेगा। टाइटैनिक ने संकट संकेत भेजा। इसका संदेश पाने वालों में से एक था आरएमएस कारपथिया, जो एक यात्री जहाज था और लगभग 58 मील दूर था। कारपथिया ने तुरंत दिशा बदली और अपनी पूरी रफ्तार से चल पड़ा, लेकिन चाहे वह पूरी रफ्तार से भी चला, उसे टाइटैनिक पहुंचने में अभी कई घंटे थे। टाइटैनिक के पूरी तरह डूबने में लगभग 2 घंटे बचे थे। लाइफ बोट्स उतारे जा रहे थे, लेकिन प्रक्रिया अव्यवस्थित थी। कई यात्री जहाज के डूबने पर यकीन नहीं कर रहे थे। वे टाइटैनिक की गर्म रोशनी वाली जगह छोड़कर अंधेरे बर्फीले समुद्र में छोटी नावों पर नहीं जाना चाहते थे। अधिकारियों की भी इस बारे में एक जैसी राय नहीं थी कि हर लाइफ बोट में कितने लोग सुरक्षित बैठ सकते हैं। इसी वजह से रात के करीब 12:45 बजे लाइफ बोट नंबर 7 को नीचे उतार दिया गया। भले ही वह पूरी तरह भरी नहीं थी, इसमें लगभग 65 लोगों की जगह थी, लेकिन इसमें सिर्फ 28 लोग ही सवार थे। पहली लाइफ बोट जाते समय डेक पर कई यात्री थे। अधिकांश को अब भी नहीं पता था कि टाइटैनिक की अंतिम घड़ी आ गई है। लाइफ बोट्स उतारे जाते समय भी कई यात्री नहीं मान रहे थे कि टाइटैनिक डूबेगी। जहाज पर अभी भी रोशनी थी, बैंड अभी भी बज रहा था और उनके पैरों के नीचे फर्श लगभग सीधा था। उनके लिए छोटे से लाइफ बोट में बैठना, जिसे लगभग 20 मीटर नीचे अंधेरे और बर्फीले समुद्र में उतारा जाना था, ज्यादा डरावना लग रहा था। इसी कारण कुछ यात्रियों ने सवारी से मना किया और कुछ वापस कैबिन में चले गए। तीसरी श्रेणी यात्रियों की स्थिति और खराब थी। क्या वे जहाज के किसी और हिस्से में थे? उनके कमरे बोट डेक से दूर थे, जहां लाइफ बोट थीं। वहां पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां और जुड़े हुए गलियारे पार करने पड़ते थे। उनमें से कई लोगों को जहाज की जानकारी नहीं थी और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अंग्रेजी भाषा की ज्यादा समझ नहीं थी। जहाज के अलग अलग हिस्सों को अलग करने के लिए कुछ बाधाएं भी थीं। आज तक ये बहस चल रही है कि क्या कुछ गेट जानबूझकर तुरंत नहीं खोले गए या ये सिर्फ भ्रम और दिशा निर्देशों की कमी का नतीजा था। लेकिन परिणाम साफ था। लगभग 62 फर्स्ट क्लास यात्री बच पाए। सेकंड क्लास में लगभग 41%, लेकिन थर्ड क्लास में सिर्फ 25%। पूरे क्रू में 24% से भी कम बच पाए। लाइफ बोट में सवार होने वालों में से एक थे जे ब्रूस इसमे, जो व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो कोलैप्सिबल लाइफ बोट सी में सवार हुए इससे पहले कि उसे नीचे उतारा जाए, क्योंकि वो टाइटैनिक की मालिक कंपनी के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे। त्रासदी के बाद उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन ब्रिटिश जहाज के मुताबिक इसमें ने पहले दूसरों को चढ़ने में मदद की और जब लाइफ बोट उतारी जा रही थी तभी सवार हुए, क्योंकि वहां कोई और नहीं था। फिर भी ये सवाल हमेशा बना रहा कि क्या ये सही था कि कंपनी का एक बड़ा अधिकारी बच गया जबकि 1500 से अधिक लोग मारे गए। इस बीच वॉलेस हार्टली का बैंड बोट डेक पर लगातार बजाता रहा। उन्होंने यात्रियों को निकालते समय डर और अफरा तफरी कम करने के लिए ऐसा किया। उन्होंने लोकप्रिय वॉल्ट्स और धार्मिक भजन बजाए,
जबकि जहाज का अगला हिस्सा लगातार नीचे जा रहा था। एक प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने आखिरी बार नियर माई गॉड टू थी बजाया था, लेकिन बचे लोगों की यादें अलग-अलग हैं, इसलिए यह निश्चित नहीं कि वही उनकी आखिरी धुन थी। साफ है, वे तब तक बजाते रहे जब तक कर सकें। बैंड के 8 सदस्य नहीं बच सके। डर के माहौल में कुछ यात्रियों ने अपने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया। जॉन जैकब एस्टर ने अपनी गर्भवती पत्नी मैडलिन को लाइफ बोट नंबर 4 तक पहुंचाया। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जाने का अनुरोध किया, पर महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के कारण अनुमति नहीं मिली। एस्टर ने बहस नहीं की और लाइफ बोट को जाने दिया। मैडलिन बच गई, लेकिन जॉन जैकब एस्टर की टाइटैनिक डूबने पर मृत्यु हो गई। बेंजामिन गुगेनहाइम ने पहले महिलाओं को लाइफ बोट में चढ़ने में मदद की। जब उन्हें लगा कि बचने की संभावना कम है, तो उन्होंने सहायक के साथ अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए। एक स्टुअर्ट के अनुसार गुगेनहाइम ने कहा कि वे सज्जनों की तरह मरने को तैयार है। वो भी नहीं बच सके। जैसे जैसे निकासी जारी रही, वायरलेस ऑपरेटर मदद मांगना बंद नहीं कर रहे थे। जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड लगातार संकट संकेत भेजते रहे, भले ही पानी अंदर आ रहा था और बिजली कमजोर पड़ रही थी। फिलिप्स लगभग आखिरी पल तक वायरलेस मशीन पर बने रहे। वह नहीं बच सके। ब्राइड एक उल्टे पड़े फोल्डिंग लाइफ बोट तक पहुंच गए और अपनी गंभीर हालत के बावजूद बच गए। तड़के करीब 2 बजे टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूब चुका था। जैसे जैसे जहाज आगे डूबा, उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठता गया और डेक पर लोग फिसलने लगे। वे रेलिंग, रस्सियों और जो भी पकड़ सकते थे उसे पकड़ने लगे। जहाज के अंदर मेज, बिस्तर, मशीनें और अन्य भारी सामान अपनी जगह से निकल गए। ये सब डूबते हुए आगे के हिस्से की ओर गिरने लगे, लेकिन लाइट्स अब भी जल रही थीं। इंजीनियर और इलेक्ट्रिशियन टाइटैनिक के नीचे बने रहे और लगातार जनरेटर चलाते रहे। पंप और लाइट्स को चालू रखा ताकि ऊपर निकासी में मदद मिल सके। टाइटैनिक के कोई भी मुख्य इंजीनियर नहीं बच पाए। करीब 2:18 पर तड़के लाइट्स पूरी तरह से बुझ गईं, क्योंकि जहाज का अगला हिस्सा डूब चुका था और पिछला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था। टाइटैनिक का ढांचा अब इतनी ज्यादा वजन और दबाव सहन नहीं कर सका। जहाज 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। सबसे पहले आगे का हिस्सा डूबा। यह उत्तर अटलांटिक के 3,800 मीटर से भी ज्यादा गहरे पानी में समा गया। कुछ समय तक टाइटैनिक का पिछला हिस्सा यानी स्टर्न पानी पर टिका रहा। इसके बाद वह भी डूबने लगा। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 बजे तक 1912 में टाइटैनिक समुद्र से पूरी तरह गायब हो गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद सिर्फ करीब 2 घंटे और 40 मिनट ही बीते थे। 1000 से ज्यादा लोग बर्फीले पानी में फंस गए थे। समुद्र का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड में शरीर बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में इंसान को हिलना और सांस लेना कठिन हो जाता है। कई लोग मदद पहुंचने से बेहोश हो गए। कुछ लाइफ बोट में जगह थी, पर ज्यादातर तुरंत नहीं लौटीं। लोगों को डर था कि ज्यादा लोग लाइफ बोट पकड़ेंगे तो अफरा तफरी में वो पलट सकती है। 5वां ऑफिसर हैरोल्ड लोवे ने लाइफ बोट नंबर 14 को वापस लाने का आयोजन किया। उन्होंने पहले कुछ लोगों को दूसरी लाइफ बोट में भेजा, फिर टाइटैनिक के डूबने की जगह लौटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल 4 लोगों को ही बचा सकें और एक की भी बचाव जहाज आने से पहले मौत हो गई। लाइफ बोट से बचे लोगों ने समुद्र में छूटे लोगों की चीखें सुनी, जो धीरे धीरे कमजोर होती गईं। इसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुबह करीब 4 बजे आरएमएस कारपेथिया पहुंची। ये वही जहाज था जिसने टाइटैनिक के संकट संकेत का तुरंत जवाब दिया था। कारपेथिया के क्रू ने कंबल, गर्म पेय, दवाइयां और घायलों के लिए जगह तैयार की। एक एक करके लाइफ बोट से बचे हुए लोगों को जहाज पर चढ़ाया गया। 700 से अधिक लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 1500 से अधिक लोग मारे गए। इसमें टाइटैनिक के कप्तान कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी शामिल थे और जहाज के डिजाइन में मदद करने वाले नौसैनिक वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज भी उनमें शामिल थे। खबर फैलते ही पूरी दुनिया हैरान रह गई, सिर्फ मौतों की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि टाइटैनिक आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक था। इससे साबित हुआ कि मशीन कितनी भी बड़ी या उन्नत हो, ये तब भी असफल हो सकती है जब फैसले गलत हों और सुरक्षा तैयारी अधूरी हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने अलग अलग जांचें की। उन्होंने टाइटैनिक की गति व बर्फ की चेतावनियां देखीं। लाइफ बोट की कमी, अधिकारियों की कार्रवाई और अव्यवस्थित निकासी। किसी पर आपराधिक आरोप नहीं लगे।
लेकिन नौवहन के नियम बदल गए। त्रासदी के बाद और भी कड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियम बनाए गए। हर यात्री जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट और जीवन रक्षक उपकरण होना जरूरी है। नियमित आपातकालीन ड्रिल अब और जरूरी हो गई। लगातार रेडियो संचार और आइसबर्ग पर सही निगरानी भी जरूरी है। नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग की निगरानी और जहाजों को चेतावनी देने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई। इसलिए टाइटैनिक के डूबने का कारण सिर्फ आइसबर्ग नहीं था। कई समस्याएं एक साथ हुईं। कुछ चेतावनियां समय पर ब्रिज तक नहीं पहुंची। जहाज की गति ज्यादा कम नहीं हुई। लाइफ बोट सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे और कुछ लाइफ बोट पूरी तरह भरे बिना ही उतार दी गईं। कई यात्रियों को समय पर सूचना या दिशा नहीं मिली। उस रात लिए गए हर फैसले को 1912 में गलत नहीं माना गया था। लेकिन इस त्रासदी ने दिखा दिया कि पुराने सुरक्षा नियम इतने बड़े और आधुनिक जहाज के लिए पर्याप्त नहीं थे। यही टाइटैनिक की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज नई, बड़ी या बेहतरीन तकनीक से बनी है, ये मान लेना कि वो सुरक्षित है, सही नहीं है। हमें अब भी सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कोई बड़ी त्रासदी एक बड़ी गलती से नहीं, छोटी-छोटी अनसुलझी समस्याएं मिलकर ऐसी स्थिति बना देती हैं कि तबाही रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता। आपके अनुसार इस हादसे की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? क्या कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की गलती थी कि उन्होंने टाइटैनिक की रफ्तार पर्याप्त रूप से नहीं घटाई? क्या व्हाइट स्टार लाइन की गलती थी कि सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थे? या पुराने सुरक्षा नियमों की वजह से जो नए जहाजों के आकार और रफ्तार के हिसाब से नहीं बदले गए? 100 साल बाद भी इस सवाल पर बहस जारी है। साफ है कि सिर्फ आइसबर्ग टाइटैनिक के डूबने का कारण नहीं था। उस जहाज के साथ-साथ लोगों का उस जहाज पर अंधा विश्वास भी डूब गया, जिसे वे लगभग न डूबने वाला मान बैठे थे।